नमस्कार, मैं सोनम कुमारी रेबल न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस शख्सियत के साथ हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज मैं बात करने जा रही हूँ डीजीपी अभयानंद से, जिन्होंने बिहार को 2011 से 14 में सर्व किया था। जानते हैं बिहार की कुछ बातें। सर, एज अ डीजीपी आपने बिहार में 2011 टू 14 सर्व किया, तो क्या क्या ऑब्स्टिकल आए बिहार सर्व करने में? कोई भी कठिन कार्य करने में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो सभी थे, लेकिन एज सच कोई ऐसा भीषण अवरोध नहीं था कि काम ही नहीं हो रहा था। काम हो जा रहा था क्योंकि मैंने अपने को सीमा बांध दिया था मैंने कि मैं कानून के बाहर नहीं जाऊंगा। जो भी करना होगा मेरा अस्त्र होगा कानून, और ढाल को भी मैंने कानून ही को बनाया था। तो वो मैंने किया और कोई बहुत अधिक अवरोध नहीं हुआ। ओके सर, आपने एक स्पीडी ट्रायल चलाया था जब आप एज ए डीजीपी थे, तो क्या था वो स्पीडी ट्रायल? कॉन्सेप्ट स्पीडी ट्रायल का ये है कि एक अपराधी अपराध करता है और अगर उसको ये भय हो जाए कि पकड़े गए तो एविडेंस के साथ, पकड़े मतलब एविडेंस के साथ, तो सज़ा होने में विलंब नहीं होगा। अर्थात ये कि अगर मान लीजिए आज हम एक अस्त्र के साथ पकड़े जाते हैं तो विदिन 10 डेज़ सज़ा हो जाएगी। 3 ही साल की सज़ा हो, लेकिन सज़ा हो जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति सज़ा याफ्ता होना नहीं चाहता है। पहले तो वो चाहता है कि पकड़े नहीं जाएं, और पकड़े जाएं तो सज़ा नहीं मिले। लंबी खिंच जाती है ट्रायल्स, अपील्स, तो वो निश्चिंत रहता है कि फाइनली तो हम बाहर आ ही जाएंगे। ये जो धारणा बन जाती है अपराधियों में, इस धारणा को मैंने कोशिश की कि ये ख़त्म हो, और वो बहुत हद तक ख़त्म हुआ भी। वो सफल रहा स्पीडी ट्रायल? बिल्कुल, क्योंकि भय शुरू हो गया था होना, और जितने लोग आर्म्स लेकर के या अपराध करके चाहते थे कि हम पकड़े नहीं जाएं और एविडेंस के साथ, तो जो अगला मेरा प्रयास था स्पीडी ट्रायल के तुरंत बाद कि एविडेंस आ जाए, और एविडेंस बयान का नहीं हो। आजकल ज़्यादा होता है कि उन्होंने कहा कि मैंने देखा था उनको मारते हुए, तो ये सब बयान जो है ये बदलता रहता है। आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ और बोल देंगे। तो मैंने जो प्रयास किया वो होता है कि फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे, वैज्ञानिक एविडेंस, तो बयान से विज्ञान की ओर। ये मेरा एक स्लोगन था जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया, फॉरेंसिक साइंस। और फॉरेंसिक साइंस से जब एविडेंस आया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ केसेस उस पीरियड के हैं जिसमें हर व्यक्ति मुकर गया है। एक भी गवाह नहीं खड़ा हुआ कोर्ट में, और फिर भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है लोगों का। ओके सर, तो रिटायर करने के बाद आपका मीन्स क्या फोकस रहा है चुनाव को लेके, चुनावी मुद्दा जो आप अभी चला रहे हैं? मैंने एक कैंपेन स्टार्ट किया है हैशटैग के माध्यम से। हालांकि ये कोई ट्विटर ट्रेंडिंग नहीं है, मेरी इच्छा भी नहीं है कि वो ट्विटर ट्रेंडिंग हो जाए। वो है चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार हैशटैग है। मकसद मेरा ये है कि सबसे पहले आम आदमी इसको माने कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, वो चुनाव के लिए है। क्योंकि समाज में आज भ्रष्टाचार के कारण इतनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कोई भी विकास नहीं हो पाता है। लोगों के बीच में कुंठा हो जाती है कि सरकारी अफसर लोग, ठेकेदार लोग बड़े बड़े, उनकी संख्या हैंडफुल होती है, वो मुट्ठी भर लोग होते हैं, और आम आदमी की संख्या बहुत अधिक है। और उसको अंदर से देख करके परेशानी होती है कि हमारा पैसा है तो ये क्यों भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा है। उसके कारण बहुत सारी मानसिक विसंगतियाँ भी आती हैं, सामाजिक विसंगतियाँ हो जाती हैं। तो मैंने इसको चलाने का प्रयास किया है कि पहले समाज एक्सेप्ट करे कि ये मुद्दा है, और इतना जोर से इसका ढोल बजना चाहिए कि जो वोट मांगने के लिए पार्टियां आती हैं, राजनीतिक पार्टियां,
उनके लिए ये लाजमी हो जाए कि वो एक ब्लूप्रिंट दें इलेक्शन के पहले। जब वो कैंपेन में आएंगे तो इस मुद्दे का सॉल्यूशन होगा कोई, और वो ब्लूप्रिंट लेके आए। कैसा ब्लूप्रिंट होगा वो उनके जो सो कॉल्ड थिंक टैंक्स हैं वो बनाएं, और हम उसको एसेस करेंगे एज ए सिटीज़न जिसको वोट देना है कि ये बढ़िया है सॉल्यूशन या नहीं है। उस हिसाब से हम अपना वोट देंगे। तो जब आपके आईपीएस बनने के सफ़र में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था सर? नहीं, आईपीएस मैंने कोई मोटिवेशन से इम्तहान नहीं दिया था। मेरा इंटरेस्ट था फिज़िक्स में आगे पढ़ने का, विदेश जाने का। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ जिसके कारण मैंने बीएससी के तुरंत बाद डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी ही दे दूंगा। एज मेरा सिर्फ आईपीएस के लिए ही हुआ था। तो मैंने आईपीएस की परीक्षा दी, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। एमएससी में मैंने नाम लिखाया था क्योंकि बीएससी का मैं टॉपर था पटना यूनिवर्सिटी का, गोल्ड मेडलिस्ट, बेस्ट ग्रेजुएट, काफ़ी स्कॉलरशिप मिला था। तो स्कॉलरशिप के पैसे से मैंने आईपीएस की वर्दी सिलवा ली थी, और दैट इज़ हाउ आई केम इनटू द आईपीएस। बट ऐसा नहीं था कि कोई मैंने ध्येय बनाया था। हालांकि मेरे पिताजी भी आईपीएस थे, 28th डीजीपी थे वो बिहार के। और सर आप 48 थे, 20 सालों का गैप था। हाँ बिल्कुल, 20 साल का नहीं, साल तो ज़्यादा थे। मीन्स वो पोस्ट का 20 पोस्ट 20 पद ऐसे। का गैप था। तो सर मीन्स आफ्टर बीइंग एन आईपीएस, तो उस समय आपको क्या क्या प्रेशर झेलने होते थे? पॉलिटिकल प्रेशर या फिर और भी सोशल प्रेशर, किस तरह के प्रेशर होते थे? देखिए, जो राजनेता लोग होते हैं ना, वो भी इसी समाज के अंग हैं, और उनको भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कहने का, बोलने का हक है। तो मैं इसको समझता था कि वो अपनी बात कहेंगे ही। हमारा काम है कि उनकी बात मानना है या नहीं मानना है। कानूनी रूप से अगर सही होगा तो मुझे मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि एक पॉलिटिशियन ने कहा है मैं नहीं मानूं, ये धारणा गलत है। लेकिन अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं जो कानूनी रूप से उचित नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, सुनना तो पड़ेगा। सर तो आफ्टर रिटायरमेंट आपका क्या मोटो रहा है, किस तरह से चेंज लाया जाए सोसाइटी में? सोसाइटी में चेंज तो सोसाइटी ही लाएगी। मैं अपने जो मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी में वो शेयर करता हूँ सोसाइटी में। जैसे मैंने सीखा कि पढ़ाई होती क्या चीज़ है, तो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रोसेस में सीखा। इधर मैं सीख रहा हूँ कि बीमारी होती क्यों है। तो मैंने जो बातें सीखी उसको मैं अपने जीवन में आत्मसात कर रहा हूँ, मेरे परिवार में भी लोग कर रहे हैं, और उससे हमको अंतर समझ में आता है तो थोड़ा शेयर करते हैं। मानना नहीं मानना ये हर व्यक्ति का अपना निर्णय है। तो मैं चेंज लाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात को शेयर करता हूँ। जिसको एक्सेप्टेबल लगे वो करे, जिसको नहीं लगे वो नहीं करे। सर बिहार को भी उतना ही फंडिंग होता है जितना बाकी स्टेट को होता है। इवन बिहार को जितनी ज़रूरत होती है उतना सेंट्रल गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करती है, बट फिर भी बिहार कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है, क्यों? मुख्य मुद्दा फिर वही है, मैंने जो कहा, विकास जो है अवरुद्ध होता है बेसिकली भ्रष्टाचार के कारण। और भ्रष्टाचार पर अगर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो ऐसे ही पिछड़ते रहेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? भ्रष्टाचार को बढ़ावा कहाँ से मिलता है? भय नहीं है। हम अगर पैसा कमा रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। मीन्स लॉ सिस्टम ठीक नहीं है जिस कारण लोगों में भय नहीं है। भय को क्रिएट करने का तरीका है कि आप बढ़िया कानून बनाइए और बहुत रूथलेसली इम्प्लीमेंट कीजिए। उसमें ज़रा भी पैरवी सैरवी कुछ नहीं। अगर हो गया तो हो गया। अगर आपके पास एविडेंस मिल गया तो यू शैल बी पनिश्ड विद इन नो टाइम। ओके सर, फिर एजुकेशन के फील्ड में सर आपका क्या योगदान? एज ए एजुकेशनिस्ट भी आप
काम कर रहे हैं सुपर 30, तो क्यों सुपर 30? 30 ऑप्टिमम नंबर है, जिसमें इतना कम भी नहीं है कि वो आपस में प्रॉब्लम अपना नहीं सॉल्व कर सकें, और अगर बहुत अधिक हो जाएगा तो वो रिडंडेंसी कहते हैं उसको, रिडंडेंट हो जाएगा, ओवर किल टाइप का सिचुएशन होगा। तो 30 इज़ अ वेरी गुड ऑप्टिमम नंबर। हम लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास में 30 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। आजकल सुन रहे हैं कि 100 बच्चे रहते हैं एक क्लास में। ये सर रहते हैं। तो सर जैसा कि सुपर 30 है फॉर IIT JEE, तो उसी तरह का सुपर 30 और भी सेक्टर में होना चाहिए, फॉर मेडिकल, फॉर मास कम्युनिकेशन, फॉर UPSC एंड फॉर BPSC 2। यस, होना ही चाहिए, लेकिन हम चूँकि मैथ्स और फिज़िक्स के विद्यार्थी थे तो मैंने IIT के लिए किया है इसको। जो लोग मास कॉम में बेहतर कर रहे हैं वो लोग मास कॉम के लिए कर सकते हैं। तो सर सुपर 30 के जो बच्चे होते हैं वो लगभग लोग क्वालिफाई ही करते हैं, और वही पढ़ाया जाता है। सुपर 30 की भी कोर्सेज़ वही होती है जो बाकी इंस्टीट्यूट की कोर्सेज़ होती है। तो क्या डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या आते हैं इन दोनों में? सुपर 30 में हम लोग सॉल्यूशंस नहीं बताते हैं, लेकिन सॉल्यूशन वो सेल्फ लर्निंग के थ्रू कैसे ले आएंगे ये बताते हैं। और फाइनली जब बच्चे लास्ट फेज़ में आ जाते हैं, एग्ज़ाम देने के, प्रैक्टिस टेस्ट देने लगते हैं, तब उनको समझ में आता है कि हमने जिस तरीके से उनको पढ़ाया है उसका क्या फ़ायदा है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में कोई टीचर उनके बगल में नहीं रहता है, क्वेश्चन स्वयं पढ़ना होगा। तो जो सवाल मैं उनसे पूछता हूँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद, वही सवाल उनको अपने आप से पूछना होगा एग्ज़ामिनेशन हॉल में। आज के युवा को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एक IPS बनने का सपना रखते हैं? उनको आपका मैसेज क्या होगा? शक्ति आप में है, आप अपने से बाहर अपनी शक्ति मत ढूंढिए, अंदर जाइए और अंदर से ही प्रयास कीजिए। आप अगर चाहेंगे कि आप बाहर ढूंढिएगा कोई अवलंब तो आप कहीं निकल जाइएगा, पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद सर। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.